हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपके जेई मेंस के एग्जाम काफी शानदार जा रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस के पेपर फर्स्ट यानी कि पेपर 4 अप्रैल का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को जो भी हमारे पास है उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को एक्यूरेसी, स्पीड और प्रिसिजन के साथ सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया है। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपको चार ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन किसका sp3 है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ClO3 के बारे में बात करते हैं। तो Cl जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे इसके बाद दो लोन पेयर हैं। उसके बाद आपका NO2 कुछ ऐसा बनता है। उसके बाद आपका ClO2 कुछ ऐसा, और BF3 आपका कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हम पता करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हमको पता करना आता है। हाइब्रिडाइजेशन जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं बेटा सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स, सॉरी सिग्मा प्लस लोन पेयर से। पाई बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर से। ठीक है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर हमको यहाँ पे करना है और हमको पता लगाना है कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। देखिए 1 2 3 और लोन पेयर हो गया एक 4। 4 का मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ClO3 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। हो सकता है एक दो ऑप्शन और हम इसमें पर्टिकुलरली चेक कर लेते हैं। जैसे NO2 की बात करें तो NO2 हमारा है 1 2 1 2 और 3। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, 3 का मतलब है बेटा sp2। इस पर्टिकुलर में अगर हम चेक करेंगे तो लोन पेयर अभी इसके पास है बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और है एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ऐसे केस में इसका भी क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। BF3 का तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, 3 है तो 3 का मतलब क्या हो गया, sp2। यानी कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ClO3, जिसके अंदर हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको पूछा है और आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, और एक ही ऑप्शन है जिसमें फ्लोरीन सबसे आगे, तो आंसर तो हमारा आ चुका है देखते। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है इसके अंदर। देखिए फ्लोरीन सबसे पहले जीत जाएगा, तो ये तो फ्लोरीन तो हम पहले रख ही देते हैं। उसके बाद देखिए लड़ाई किसकी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, ये है आपका 2p4 और ये है बेटा 2p3। ये एक इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, p3 के अंदर। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, आयनाइज कर लेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन p3 के अंदर वो तो पहले से ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, उसके बाद तो पहले से क्या है, 2p3 है। ठीक है, 7 होता है तो 1s2 2s2 2p3, इधर कितना होता है बेटा, 1s2 2s2 2p4। क्लियर, 8 के लिए है ना। और हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, p3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कम हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। साथ ही साथ हम बात करें सिमिलरली बेरिलियम और बोरोन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। बेरिलियम और बोरोन जो है, बोरोन एक इलेक्ट्रॉन कम करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन बेरिलियम ऐसा नहीं करने वाला। तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। वैसे तो ये आंसर आ गया था 1 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको पता करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और वो भी 1 होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 16। इसमें आ गए आपके पास 17
O22 माइनस के पास आपके पास आ गए 18, NO के पास आ गए 15 और CN माइनस के पास आपके आ चुके हैं बेटा 6 और 8 14। क्लियर है? यहां पे आपके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो दोनों में रहेंगे, O2 माइनस और आपके पास NO के अंदर। क्लियर? तो ये दो ही आपके पास ऐसे कंपाउंड है। तो अकॉर्डिंग टू MOT ये चीजें हम चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन से अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। तो O2 माइनस और NO के अंदर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन विच 5.85 ग्राम ऑफ इट प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए तो मोलरिटी हमको निकालनी है NaCl की। तो मोलरिटी जो होती है बेटा वो किसके बराबर होती है? N/V के बराबर, जिसमें हम फर्दर N को क्या लिख सकते हैं? W/M और नीचे क्या आ गया? V आ गया, जो कि फर्दर किस तरीके से लिखा जाएगा? W/M और V। यही है। अब जो जो चीजें आपको गिवन है वो सभी इसके अंदर क्या कर दो? पुट कर दो। क्लियर? W यहाँ पे गिवन है बेटा 5.85 ग्राम। मोलर मास होता है NaCl का, NaCl का जो मोलर मास है वो आपका आएगा 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5। तो यहाँ पे आपने डाल दिया 58.5। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपको दे रखा है ml के अंदर 500, तो इसको अपन क्या करते हैं? चेंज करते हैं किसके अंदर? 1000 के अंदर। क्लियर है यहां तक? चलिए जैसे हम इसको चेंज कर लेंगे बेटा, फर्दर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये इससे गया 2 बार, ठीक है, यहां से पॉइंट हटा 10 और यहां से पॉइंट हटाया 100। 0 से 0 एक बार खत्म, ये चीज भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है पूरी और आपके पास बचा है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0.2। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच शोज ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा ऐसा है जो एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करता है? यानी कि देखो वो कंपाउंड पकड़ो जो अपने आपको क्या कर सके? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर सके। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहां पे मुझे एक ही कंपाउंड वो दिखता है, वो है आपका Sc। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। Sc जो है बेटा वो Sc पर्टिकुलर अगर +3 में आ जाएगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और यही एक ऐसा है जो एक ही ऑक्सीडेशन शो करेगा आपको। अदरवाइज अगर बात करें Ti के लिए तो Ti आपको +2 +3 और +4 शो करता है। ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन शो करता है। उधर ही अगर बात करें हम कोबाल्ट के लिए तो कोबाल्ट आपको -1 +2 और +3 शो करेगा। सिमिलरली निकल जो है वो भी आपको -1 +2 और +3 शो करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज स्कैंडियम। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसके पास है आपको ये बताना है। एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे XeF2 करके। क्लियर है? चलिए तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट बताना है बेटा तो इस केस के अंदर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम PCl5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे PCl5 की अगर हम बात करेंगे तो PCl5 कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, Cl Cl और Cl, डाइपोल मोमेंट लगेगा इस तरफ, इधर का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लगेगा इस तरफ जो कि हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर ऊपर लगा डाइपोल मोमेंट और इधर लगा डाइपोल मोमेंट जो कि हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ गया आपका 0। सिमिलरली अगर बात करें किसकी? XeF2 की, तो XeF2 जो होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है। डाइपोल मोमेंट लगा इस तरफ, डाइपोल मोमेंट लगा इस तरफ, कैंसिल आउट हो गया, डाइपोल मोमेंट आ गया आपका 0। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा किसकी? NF3 की। NF3 क्लियर है ये बात? ठीक है, और दूसरा हमारे पास बच गया NH3। पूछ रहा है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा। बहुत ध्यान से समझना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया है सेम। ठीक है, जब F की बात होगी तो F खींचेगा बेटा अपनी तरफ, डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? F की तरफ रहेगा, जहां पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहां रहेगा? नीचे की तरफ। उधर ही बात की जाए तो जो लोन पेयर होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलेगा। ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में निकलेगा? नीचे वाली डायरेक्शन में।
यानी कि जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो चुका है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पे, तो यहां पे जो है n ने खींचा, n ने खींचा और n ने खींचा, तीनों हाइड्रोजन से n ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। उसके बाद ये ही इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, लोन पेयर भी खींच रहा है, तो एक यूनि डायरेक्शन बन रहा है पूरे डायपोल मोमेंट का। और जब यूनि डायरेक्शन बनेगा तो सारा डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा, तो अल्टीमेटली जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा किसका होगा, NH3 का ज्यादा होगा किससे, NF3 के कंपेरिजन में। क्लियर। तो यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर क्या है, NH3। क्लियर, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट का वो क्या है, यूनि डायरेक्शन है। क्लियर हुआ बेटा ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In the precipitation of iron, third of qualitative analysis, ammonium chloride is before adding ammonium hydroxide 2। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड इज बिफोर, ठीक है। देखो बेटा यहां से समझो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, यहां पे कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट वाला। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट यहां पे काम करता है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है। कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सो दैट हायर ग्रुप मेटल हाइड्रोक्साइड जो होगा वो प्रिसिपिटेट नहीं होने वाला। तो ऐसे केस में इन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, कि दैट डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MnO2 प्लस O2 गिव्स एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ये रिएक्शन कराई गई है, A बन रहा है और H2O बन रहा है साथ में। इसी A को हमने लिया है एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है और B और C दोनों चीजें बनाई है। आपको पूछा गया है डिटरमाइन सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आपको पता होगा फॉर्मूला, √n+2। क्लियर है ये बात। ठीक है, √n+2। यहां पे अगर हम बात करें किसकी बेटा, A की, तो A क्या होगा, पहले हम रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। MnO2 आपका रिएक्शन करेगा, एल्कलाइन मीडियम आपने लिया है तो KOH के साथ रिएक्शन यहां पे होगी, O2 साथ में हीटअप अपने किया है और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा K2MnO4 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे इधर 2 4 2 और इधर 2 लगा देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसी कंपाउंड को हमने, इसी चीज को हमने ले लिया है। ठीक है, MnO4 -2 प्लस एसिडिक सॉल्यूशन लिया है तो हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन, गिव्स MnO4 माइनस प्लस MnO2। क्लियर है यहां तक। ठीक है, साथ में क्या है बेटा इसके, H2O। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहेंगे। Mn यहाँ पे हो चुका है, यहाँ जैसे 2 3 और यहाँ आ गया आपके 2 और ये हो गया 4। ये आपकी रिएक्शन पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका B और C बना है, ये आपका क्या बना है बेटा, A बना है। क्लियर है। ये पूछ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पता चल गया तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हम निकाल ही लेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो अगर बात की जाए MnO4 की, तो MnO4 के अंदर x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7 अगर Mn के अंदर होगा तो वहां पे अनपेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे, सारे के सारे उससे चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसका क्या आने वाला है, B का 0 आने वाला है। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, Mn x -4, तो x इज इक्वल टू +4, 3d5 4s2। क्लियर हुआ।
4 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो 2 तो यहां से हटा दिए मैंने और 2 यहां से हटा दो, तो कितने बचेंगे आपके पास 3d3। 3d3 आपके पास इलेक्ट्रॉन आए, 3 का वैल्यू आप यहां रखिए, √3 + 2 कितना आया √15, जो कि अप्रोक्सीमेटली नियर इंटीजर में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, √16 का मतलब 4 होता है, तो √15 का मतलब कितना हो जाएगा 0.86 भी है, ठीक है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, या नियरेस्ट इंटीजर की अगर बात हो रही तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे 3 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन P एंड T। P एंड T के बीच में आपको एक ग्राफ दे रखा है, क्लियर, और ठीक है, स्लोप का स्लोप जो दे रखा है वो आपको डेंसिटी के टर्म में दे रखा है, D = डेंसिटी है, और उससे आपको पूछा गया है कि पर्टिकुलर क्या होगा क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा बेटा PV = nRT करके, जिसमें हम जो n है उसको क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास RT, ठीक है। सिमिलरली इस V को भी हम उधर ले जाएंगे तो W/V हो जाएगा RT/m, ठीक है। W/V आप जानते हैं क्या है आपके पास, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, RT/m। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, आपके पास P आ चुका है, T आ चुका है, यानी जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका y = mx के फॉर्म में, और जो स्लोप यहाँ पे निकल के आया है वो निकल के आया है आपका dr/m। इसमें r और m तो कांस्टेंट हो गया, सारी चीजें किस पे डिपेंड करी, d पे, यानी d जितना ज्यादा स्लाइंट होगा, d जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा बेटा, वो चीज स्लोप ज्यादा होगा आपका, क्लियर। तो स्लोप जिसका सबसे ज्यादा है उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका d1 सबसे ज्यादा, फिर d2 और फिर क्या आ गया d3 आ गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्लियर, d1 d2 और फिर d3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इफ EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0, ठीक है, इन प्योर वाटर, देन प्रेशर ऑफ H2 इन बार, ठीक है। तो देखें, एक रिएक्शन यहां पे हुई है, H2 से 2H+ एक्वस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए हैं बेटा, रिलीज हुए हैं, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से अगर हम इसका पोटेंशियल लिखें तो E = E0 - 0.059 अपॉन n log PH2 अपॉन H+ कंसंट्रेशन, यहाँ पे H+ का कोफिशिएंट 2 है तो इधर पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर। चलिए n का वैल्यू भी यहाँ पे कितना आ गया है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं तो 2 n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया है, क्लियर। ये 0 है, ये भी आपका क्या है, 0 है, यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपका ये भी 0 हो गया, और log PH2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2 क्या आ गया आपका, 0, क्लियर। अब ये ध्यान से देखिएगा कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं, यानी कि अगर कंपेरेटिवली दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा तो PH2 जो है यहाँ पे, PH2 जो है PH2 अपॉन H+1 का होल स्क्वायर या H1 के कंसंट्रेशन की पावर 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किसके, 1 के, PH2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, जिसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, PH2 को हम लिख सकते हैं H+ की कंसंट्रेशन, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसने बोला है, उसने एक बात मेंशन की जिसको अपने को पकड़ना पड़ेगा, दैट इज प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए अगर बात की जाएगी तो H+ का जो वैल्यू है, ठीक है, दैट विल 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। प्योर वाटर की अगर बात की जाएगी तो H+ का वैल्यू कितना आ गया, 10⁻⁻1, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे, तो PH2 जो आएगा हमारे पास वो आएगा बेटा 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो अगर ये ऐसा कोई आंसर आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए ऑप्शन गलत है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एन आई कर लेते हैं, एन नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, एन आई होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। एक आपके पास V है, H2O। देखिए सभी में लिगेंड्स क्या है, H2O है, और H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड भी है। और साथ के साथ जो +3 जो भी चार्ज होता है, जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स पे लग रहा है, वो डायरेक्ट किस पे लगता है, CMA पे लगता है, डायरेक्ट सेंट्रल मेटल एटम पे लगता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर वापस बता रहा हूं कि जो भी चार्ज है, अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है तो वो सेंट्रल एटम पे एज इट इज आ जाता है। क्लियर। तो V+3 बन गया, यहाँ पे बच गया आपका बेटा Cr+3। क्लियर। यहाँ पे आपका आ गया बेटा Ni+2 और यहाँ पे आ गया आपका Fe+3। यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं किसकी, V+3 की, तो V+3 के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो मिलेंगे 3d2। Cr+3 के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं 3d3। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा 3d8, ठीक है। और Fe के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 3d5। आंसर देना है इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो अल्टीमेटली या तो 2 या 4 या 6 इस तरीके से इवन नंबर में रहना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा, एक तो ये आ गया कि डी के अंदर 2 हैं, दूसरा ये गलत हो गया है। 3d8 को भर के देखते हैं बेटा, 1 2 3 4। 3d8 को हम भर के देख लेते हैं एक बार, 5 6 7 और ये 8। इसमें भी कितना आ रहा है आपके पास, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें भी कितना आ रहा है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। और ये 5 वाला ये भी गलत हो गया। तो 2 आपके पास ऐसी स्पीसीज है, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव इवन नंबर, ठीक है। 2 ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। 2 आंसर है बेटा इसके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये क्वेश्चन है आपका। अमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या है, I-, उससे ज्यादा है हमारे पास Br, फिर है Cl, फिर है F, फिर है आपके पास OH, फिर है आपके पास H2O, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा NCS-, फिर आ जाएगा NH3, और फिर आ जाएगा En, फिर आ जाएगा CO, और उसी के बराबर आपका क्या रहता है, Cn रहता है। क्लियर। CO और Cn आपस में मतलब एक जैसे रहते हैं, ज्यादा उनमें फर्क नहीं देखने को मिलता। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर देखा जाए तो आपके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है इस सीक्वेंस के हिसाब से। क्लियर। देखो I- सबसे कम होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। क्लियर हुई ये बात। I- आपका सबसे कम है, Br- है, फिर उसके बाद आपका नंबर आया H2O का, ठीक है। I- के बाद H2O का नंबर, फिर NH3 का नंबर आता है, ठीक है। और फिर लास्ट में कौन आ गया बेटा, CO आ गया। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन C6 C2H6, ठीक है, C2H4H2 द रिएक्शन एंथैल्पी इज, अच्छा ठीक है, राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, गिवन बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा आपको बॉन्ड एंथैल्पी भी गिवन है, ठीक है। देखो बेटा C2H6 तो एक एल्केन है, C2H6 एक एल्केन है, तो इसमें क्या होगा बेटा, एक आपका CC बॉन्ड रहेगा और 6 आपके क्या रहेंगे इसके अंदर, 6 क्या रहने वाले हैं, CH बॉन्ड रहने वाले हैं, ठीक है। एक तो CC बॉन्ड और 6 आपके CH बॉन्ड। C2H4 के लिए चेक करते हैं, तो C2H4 की अगर मैं बात करूंगा तो एक आपका डबल बॉन्ड रहेगा और 4 आपके क्या रहने वाले हैं इसके अंदर, CH बॉन्ड। क्लियर। और H2 तो है ही, ये H2 है। अब जो भी वैल्यूज आपको गिवन है तो आप उसको लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर मैं बात करूं ΔHR की, तो हम लिखेंगे बेटा सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन माइनस सम ऑफ
बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में बॉन्ड जो डिसोसिएशन हुए हैं वो किस साइड का लिखा जाएगा, पहले रिएक्टेंट साइड का। तो रिएक्टेंट साइड की बात हम करते हैं, यहाँ पे कितना है आपके पास, सीसी कितना है 347। ठीक है, उसके बाद और क्या होगा बेटा आपके पास, C2H6 में 6 CH है, 6 CH है, तो इसके बाद मल्टीप्लाई होगा 440। बस क्लियर। चलिए इसको हम माइनस करेंगे, C2 है तो एक तो इसमें C डबल बॉन्ड C है, तो उसका वैल्यू आपको गिवन है 611। साथ में प्लस करेंगे बेटा 4 CH हैं, 4 CH हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू हम रखेंगे 414। क्लियर। और यहां पे आपके पास प्लस और क्या है 436 भी है। फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, इन सभी वैल्यूज को जब सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास जो आंसर है वो है 182 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 128 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज का करेक्ट स्ट्रक्चर है कौन सा है फॉलोइंग में से जो एल ग्लूकोज का करेक्ट स्ट्रक्चर है। देखिए एल ग्लूकोज कैसे बनता है, CHO ऊपर, फिर उसके बाद चार, है ना, फिर लास्ट में आएगा CH2OH। क्लियर है। एल ग्लूकोज है तो लेफ्ट से चालू करते हैं, ध्यान रखना एल का मतलब है आपका लीवो रोटेटरी, तो उससे याद ये रखना है कि आपको लेफ्ट से लगाना स्टार्ट करना है, OH यहां से लगाना, फिर H इधर, इधर हो गया तो इसका रिवर्स करेंगे ऐसे। ठीक है, और दोनों जो लास्ट के नीचे के होते हैं वो सेम साइड होते हैं आपके। ठीक है, दोनों जो होते हैं वो सेम साइड होते हैं, और इस तरीके से ये एल है तो एल के लिए लीवो रोटेटरी कहां रहेगा, लेफ्ट साइड रहने वाला है, तो OH इधर और OH इधर। क्लियर हुआ, H। तो बेस्ट जो ऑप्शन चारों में से देखने को मिलता है वो है ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी। देखिए कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो आप एसिडिटी से भी सॉल्व कर सकते हो कि जो सबसे अच्छा एसिड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। यहाँ पे सबसे अच्छा एसिड कौन दिख रहा है आपको, HCOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छा है, फिर कौन है बेटा फोर्थ, थर्ड के बाद किसका नंबर है, फोर्थ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है, आंसर इसका आ चुका है अपना, दैट इज आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, थर्ड सबसे लास्ट इसी में, देन उसके बाद फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड देन फिफ्थ और देन सेकंड। यानी सबसे अच्छा एसिड आपने देख लिया, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो आप। क्लियर है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, कि मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका दैट इज H माइनस। क्लियर। और उसके बाद अगर जो लड़ाई है आपकी, क्योंकि ये दोनों तो एसिड है ही तो इसकी तो हम बात करेंगे नहीं, लड़ाई है वो किसकी है, OR और OH माइनस की। अगर ROH की बात की जाए तो वो एक वीक एसिड है, तो उसका जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो वो क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, और उसका कॉन्जुगेट बेस आपको क्या देखने को मिलता है, RO माइनस। ठीक है, तो RO माइनस जो होता है वो लड़ाई में यहाँ पे जीत जाएगा किससे, OH माइनस से। तो आपका जो फिफ्थ है वो किससे, फर्स्ट से जीत जाएगा। तो आपका यहां तक तो हो गया सही। फोर्थ और फिफ्थ हमने अरेंज कर ही लिए थे अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, वो चीज बात खत्म ही हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से काफी इजीली वो क्वेश्चन बन गया है। क्लियर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बताने हैं कितने होंगे इसके। क्लियर है। चलिए पहले हम एक तो नॉर्मल चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, एक तो यही हो गया, 7 कार्बन आ गए इसमें। क्लियर। एक हम बनाते हैं 6 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे एक लगा देते हैं हम। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे एक लगा देते हैं। अब इसके अलावा 6 कार्बन वाली चेन तो बन नहीं सकती। क्लियर। तो अब आ जाते हैं अपन 5 कार्बन पे, 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा। ठीक है, तो एक यहाँ पे लगा दिया मैंने और एक यहाँ पे लगा दिया, फिर 1 2 3 4 5 सेंटर पे लगा देते हैं एक कार्बन, एक इधर लगा देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 एक इधर लगा देते हैं,
एक इधर लगा देते हैं, चाहे इसको मैं नीचे भी लगा दूं, यहां भी लगा सकता हूं, लेकिन वो बात एक ही है, ठीक है। तो उसको अलग स्ट्रक्चर काउंट नहीं करना है, क्लियर। उसके बाद आपका हो गया बेटा एक, ये हो गया एक, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, 1 2 3 4 5, एक ये भी तो बन सकता है, ठीक है। इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने आ चुके हैं, 7 आ चुके हैं। एक और स्ट्रक्चर है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी आपके पास 7 कार्बन है, क्लियर। और एक स्ट्रक्चर है आपके पास 4 कार्बन वाला, जिसमें एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और एक आप जोड़ दीजिए इधर, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अलावा आपका कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर देखने को नहीं मिलने वाला। तो टोटल हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया हमारे पास लास्ट 9, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रोसीड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। PHCHO एंड इथेनॉल विल नॉट गिव अक्रॉस एल्डोल। नहीं, ये बात तो बिल्कुल देखो गलत कह रहा है ये, इसको एक बार पहले ही चेक कर लेते हैं अपन, कि अगर बात की जाए किसकी, PHCHO की, PHCHO की अगर बात की जाए, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल जो है वो क्रॉस एल्डोल नहीं करेगा, ये मना कर रहा है, लेकिन वो क्रॉस एल्डोल करता है, तो इसको हम क्या करते हैं, CH2 इस तरीके से लिख देते हैं। हाइड्रोजन का अटैक कहां पे होगा, ऑक्सीजन पे। कार्बन का अटैक कहां पे होने वाला है, कार्बन पे, क्लियर है। तो पहले OH माइनस का अटैक हुआ, जो कि कार्बन पे गया, H प्लस रिलीज हुआ, ये बना आपका PH CH2 CHO। यहाँ अभी O माइनस है, जिसपे आगे चल करके H प्लस का अटैक होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा PH CHOH CH2 CHO इसके अंदर, ठीक है। तो ये एल्डोल तो कर रहा है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट तो इसमें हो गया इनकरेक्ट, क्लियर। फर्स्ट स्टेटमेंट को एक बार चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रोसीड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, एसिडिटी और अल्फा हाइड्रोजन पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया, और आपका राइट आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट है, क्लियर। क्योंकि OH माइनस आपका पहले अटैक करेगा, OH माइनस पहले अटैक करेगा, तो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं करने वाली ये चीज, ऑल्दो अल्फा हाइड्रोजन जाके उस पे लगता है O माइनस पे, लेकिन पहले अटैकिंग कौन है, OH माइनस अटैकिंग है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन आयन कंटेनिंग कंपाउंड टू गिव लेजांगे टेस्ट, ठीक है। देखिए, लेजांगे टेस्ट देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बन का होना, और यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन ही नहीं है, और वो है बेटा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज योर आंसर, ठीक है। तो कार्बन अगर एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो NaCN बनता है वो फिर कैसे बनेगा, वो बन नहीं पाएगा, तो NH2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। P से आपका बन रहा है अल्कोहलिक KOH, A बन रहा है HBrCH3OH में, फिर ठीक है B बन रहा है आपका प्रोडक्ट। ये बताना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन P और B। P और B के बीच में क्या रिलेशन होगा, आपको ये बताना है, क्लियर है, ठीक है। अब वैसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इन दोनों स्ट्रक्चर्स की, कुछ ऐसा, और P ऐसा बन रहा है, और जो आपका B है वो कुछ ऐसा बन रहा है। क्या चेन यहाँ पे सेम है, चेन सेम है, ये पहले 1 पे लग रहा था, अब 2 पे लग रहा है, तो ये तो आंसर हो चुका है। इसका आंसर है आपका पोजीशन आइसोमर। क्या है, पोजीशन आइसोमर। एक बार समझ भी लेते हैं कि जब हम एल्कोहलिक KOH लगाते हैं, तो एल्कोहलिक KOH किसी भी एल्काइल हैलाइड में अगर लगाया जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एल्कीन में। वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में।
कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को यहाँ से मिलेगा। क्लियर। और फिर जब HBr अटैक कराऊंगा एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो वो जो अटैक होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक होगा। तो ये बी प्रोडक्ट आपका यहाँ से देखने को मिल जाता है। क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग टाइप आपका ये क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको +R, -R, -E, +E आपको ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्लियर। चलिए देखिए, NH2 जो होता है वो आपको पता है कि क्या शो करता है बेटा, +R शो करता है। NH2 जो है आपका +R शो करता है। H+ अटैकिंग है तो ऐसे केस में आपका क्या होने वाला है, +E होने वाला है। CN अटैकिंग है तो ऐसे केस में -E होने वाला है। और NO2 जो ग्रुप है आपका वो आपको -R शो करता है। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है आपका बेस्ट सुटेबल है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट का P होना चाहिए, फर्स्ट का P है, ठीक है। उसके बाद सेकंड का R होना चाहिए, इसका P है, इसका R है, ठीक है, इसका Q है और इसका S है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। रिएक्शन देख के आपको बताना है कौन सी रिएक्शन जो है आपकी वो करेक्ट है। देखो COCl ग्रुप है, H2PD BSO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक बनेगा, नहीं, ये रिएक्शन हो जाती है आपकी गलत। CO ड्राई HCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन जो है वो बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजीन जो है वो बेंजल्डिहाइड बनता है। नेम रिएक्शन है गटरमान कॉच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गटरमान कॉच रिएक्शन, ठीक है, गटरमान कॉच रिएक्शन। क्लियर है यहाँ पे बात, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, COCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, CH2 बना, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा चीजें पॉसिबल नहीं है आपकी। क्लियर। चलिए ये है बेटा आपका CH2Cl और बेंजीन के साथ एनहाइड्रस, फिरल कार्ब रिएक्शन हो रहा है, FC साफ दिख रहा है। तो आपकी जो सेकंड है और फोर्थ है, ये दो ही रिएक्शन आपकी यहाँ पे करेक्ट है। मल्टीपल क्वेश्चन टाइप था ये, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए ZnHg अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका मतलब है क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन में हमेशा आपका जो CO ग्रुप है, जैसे ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, यानी कि यहां पे भी CH2 ग्रुप आना है और यहां पे भी कौन सा ग्रुप आना है, CH2 ग्रुप आना है। क्लियर है। तो जो स्ट्रक्चर आपको बेस्ट मिलेगा ऑप्शन के मदद से, वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे भी CH2 बनेगा तो ये CH2 यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, और यहाँ पे CH2 बनेगा तो ये भी, ठीक है। क्लियर। यानी कि यहाँ पे एक H और है ना इसके साथ, तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सोडियम, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देखिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के अंदर क्या होता है, जो Fe है वो 5 CN से जुड़ा होता है। 5 CN का मतलब 5 नेगेटिव। Fe जो एग्जिस्ट करता है वो किसके अंदर करता है, +3 के अंदर। और एक इसके पास क्या होता है, NO तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ओवरऑल जो चार्ज बना इस पे वो कितना बनता है बेटा, ओवरऑल जो चार्ज इसके पास बनता है वो कितना बनता है, +2। यानी अल्टीमेटली +2 के लिए आपको कितने सोडियम चाहिए होंगे, क्योंकि सोडियम दे रहा है ना, तो कितने सोडियम चाहिए होंगे, 2 सोडियम चाहिए होंगे, ठीक है। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या बना, -2, +2 नहीं -2 करिएगा इसको, -2। तो कितने सोडियम चाहिए होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2 सोडियम आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। सोडियम कितने रिक्वायर्ड है, 2 सोडियम रिक्वायर्ड है। देखिए ध्यान रखिएगा, काउंटर आयन अगर आपका लेफ्ट साइड है तो ऐसे केस में वो काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये जो एंटिटी है कैसे बनेगी, नेगेटिव बनेगी। क्लियर। काउंटर आयन अगर इस साइड होता तो वो नेगेटिव होता, और ये एंटिटी कैसी बनती है आपकी, पूरी पॉजिटिव बनती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थे बेटा आज के कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने 4 अप्रैल के पेपर के शिफ्ट फर्स्ट के देखे हैं। अब नेक्स्ट पेपर में हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे।
जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।